जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स जो कि ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है और इस सिलेबस में यानी इस दफ़ा बुक चेंज हुई है। कुछ क्वेश्चन जो है उन्होंने वो काट दिए हुए हैं, ख़त्म कर दिए हुए हैं और कुछ यानी शार्ट हो गया हुआ है सिलेबस ना इसमें से। जैसे कि आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो 1D है, ठीक है ना। अब 1D में जो पुरानी बुक थी उसमें हमारे पास टोटल जो है वो 6 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। और इसमें देखें आप, इसमें 5 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन जो है वो इसमें से मिस है, तो यानी सिलेबस जो है वो कुछ चेंज हो गया है। अच्छा जी, आज जो एक्सरसाइज है वो उसमें हमें जो है वो कुछ यूनिट सेट या कुछ सिंबल्स वगैरह के बारे में पूछेगा, ठीक है ना। या इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट के बारे में या कार्डिनलिटी ऑफ सेट इसके बारे में पूछेगा। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन है। वैसे तो इसे चाहिए था कि ये 1D एक्सरसाइज के पीछे स्टार्ट में ये एक्सरसाइज जो है ये डेफिनेशन लिखता, लेकिन खैर वो कहता नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इज़ कॉल्ड कार्डिनल नंबर। वो कहता है जो एलिमेंट होते हैं उनके जो नंबर्स होते हैं यानी उनकी जो तादाद होती है उसको कार्डिनली सेट कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि ये देखें यहाँ पे एग्जांपल दी है कि ABCD कितने नंबर हैं, ये 4 हैं, तो देखें आगे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो है इसका कार्डिनल होगा, ठीक है। और आगे इसके बाद ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट इसमें जितने भी वो कॉन्सेप्ट की बातें वो मैं पहले आपको बताऊंगा, फिर आगे एक्सरसाइज जो है वो करेंगे, ठीक है। आगे है सिंबल्स यूज्ड इन सेट। सेट के अंदर जो सिंबल्स यूज़ होते हैं, वैसे इसने ये महदूद से लिखे हुए हैं, ये कितने हैं, 4, ठीक है ना। तो इसी को फ़िलहाल हम यही देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये जो देखें सीधी लाइन है ना, ये यहाँ फिर ये डबल डॉट होता है, जो इसको कहते हैं सच दैट, ठीक है ना। जैसे कि सेट के अंदर एग्जांपल के तौर पे ऐसे लिखा जाता है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डे ऑफ वीक, ठीक है ना। तो ये यानी कि सिंबल इस तरह से यूज़ किया जाता है। इसका मीनिंग है सच दैट, अगर वो वहाँ पे पूछेगा तो हमने इसको बता देना है। और ये जो ई की शेप में है, ये ई की तरह है लेकिन ये सिंबल है, ठीक है ना। एक निशान होता है जैसे साइन होता है। इज़ अ मेंबर ऑफ, ठीक है, इसको इज़ अ मेंबर ऑफ भी कहते हैं, यानी बिलोंग टू, इसका मैंने होता है बिलोंग टू। बिलोंग टू मतलब किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ रखना। जैसे आप अपना तारुफ कराते हैं तो आप बताते हैं मैं बिलोंग फ़लाँ सिटी से करता हूँ, तो ये बिलोंग टू यानी इसका किसी ना किसी चीज़ के साथ रिलेशन बताना होता है, ठीक है। देखें यहाँ पे जैसे वो कहता है 3 बिलोंग टू 1 2 3, यानी इस वाले सेट में जो 3 है वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यानी 3 इसके साथ है, इसके साथ इसका रिलेशन है, ताल्लुक़ है। तो इधर उसके अंदर डैश लगा दिया है, इसका मतलब है कि वो इसके साथ बिलोंग नहीं करता, इस सेट में मौजूद नहीं है, ठीक है। देखें 3 लिखा हुआ है, नॉट बिलोंग टू, इसको पढ़ते हैं नॉट बिलोंग टू। या इधर जो लिखा हुआ है ना इज़ नॉट अ मेंबर, यानी इसका हिस्सा नहीं है, इसका मेंबर नहीं है। ये देखें 3 इसमें नहीं ना मौजूद है, तो इसको ये पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अक्सर औकात हम ये नहीं पढ़ते इक्वल, और इसके अलावा हम ये इक्वल नॉट इक्वल टू पढ़ते हैं, तो ये चीज़ दोनों ऐसे होती है, बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। ये वाला जो साइन होता है ये एम्प्टी सेट के लिए यूज़ किया जाता है या नल सेट के लिए, मतलब खाली सेट। देखें जैसे ये ब्रैकेट है, खाली सेट होना जिसमें कोई डिजिट ना हो, उसको उसके लिए ये ऐसे सर्कल लगा के इसके अंदर ऐसे डैश लगा देते हैं, तो इसका मतलब है कि एम्प्टी सेट है, वो खाली सेट है, उसमें कोई डिजिट नहीं मौजूद है, ठीक है। ये थी सिंबल हमारे, और इस एक्सरसाइज में यानी कि ये आएंगे 1D एक्सरसाइज में। इसके अलावा ये चीज़ें कुछ सेट की डेफिनेशन हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके बगैर हमारा जो लेक्चर वो कंप्लीट नहीं होगा। देखें फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इसी तरह ये यूनिट सेट है या फिर एम्प्टी सेट है। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि ये फाइनाइट हो जाएगा, ये महदूद होगा, लिमिटेड होगा। जैसे कि अ फाइनाइट सेट कंटेन्स अ फाइनाइट और लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मिसाल के तौर पर ये देखिए मैंने इधर एग्जांपल लिखी हुई है A = 1 2, ठीक है, यानी महदूद नंबर होंगे
लिमिटेड नंबर होंगे, ठीक है ना, 1 2 3 4, चाहे 10 तक भी हो, चाहे 100 तक भी हो, लेकिन यानी अगर मैं 1 2 3 ऐसे 100 भी लिख दूँगा ना, तो ये भी जो है वो फाइनाइट सेट होगा। उसकी वजह ये है कि एक किसी जगह पे जाके ये स्टॉप तो हो गया ना, लिमिटेड है, ठीक है ना। इसे कहते हैं फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट इसमें क्या होता है कि लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनलिमिटेड सेट, ठीक है ना। इसको जो है आप इनफाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। ये जल्दी जल्दी मैं आपको वाज़ेह कर रहा हूँ, और इसकी डेफिनेशनें भी आप याद कर लें। इसकी वजह ये होती है कि आगे आपके काम आ जाती है। अच्छा, ये आगे है यूनिट सेट। यूनिट से ही पता चल रहा है कि एक नंबर कोई होगा या सिंगल्टन सेट होगा। यूनिट सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, यानी ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट्स होता है। जैसे मैं ये सेट बनाता हूँ A = 1, बस एक नंबर उसमें होगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। उसको कहेंगे यूनिट सेट। जैसे यहाँ पे देखें एग्जांपल के तौर पर A = 10 लिखा हुआ है, इसको यूनिट सेट या सिंगल्टन सेट कहते हैं। इसी तरह एम्प्टी सेट आ गया। एम्प्टी का मतलब खाली सेट है, ठीक है। कहता है इज़ नॉट अ कंटेन नो एलिमेंट, इट इज़ कॉल्ड अ नल सेट एंड अ वॉइड सेट। एम्प्टी सेट डिनोटेड बाई दिस एंड दिस, यानी ये वाले दो सिंबल हैं। जैसे ये ब्रैकेट बनी हुई है खाली, इसमें कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसको एम्प्टी सेट कहेंगे। या फिर ये सर्कल लगा के डैश लगा देंगे इसको, ठीक है ना। ये चीज़ें थी कुछ। आगे अगर मज़ीद कोई इसके अलावा होगी तो मैं आपको बता दूंगा। इधर हमारे पास एक्सरसाइज शुरू हो जाती है 1D, ठीक है। तो इसमें ये देखें खाली जगह है, पहले मैंने ये सारे नोट किए हुए हैं, तो आपके सामने यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है, ठीक है। देखें, वो कहता फिल इन दी ब्लैंक। आ यूनिट सेट इज़ आल्सो कॉल्ड, वो कहता है एक यूनिट सेट है, आ यूनिट सेट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंगल्टन सेट। इसको यानी यूनिट सेट को एक और नाम कहा जाता है जिसको हम सिंगल्टन सेट जो है वो कहेंगे, ठीक है। ये इस खाली जगह में आप जो है वो लिख देंगे। आगे कहता है आ सेट ऑफ ऑल इंटीजर इन एंड डैश सेट, सारे के सारे जिसमें इंटीजर जो है वो मौजूद होते हैं, वो कौन सा सेट। मतलब इसका ये हुआ कि ऑल इंटीजर नंबर जो होते हैं, यानी जिसमें लिमिट नहीं होती है, जैसे अभी हमने इनफाइनाइट सेट पढ़ा, तो उसको ये इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। यानी इनफाइनाइट सेट क्यों होगा, ये सेट लिखा हुआ है पहले, क्योंकि उसने कहा ऑल इंटीजर नंबर, यानी कि वो लिमिटेड नहीं बता रहा, सारे ही कह रहा है। अब सारे कहाँ पे जाके एंड होने हैं हमें नहीं ये पता है, ठीक है। वो लामहदूद नंबर होते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें इनफाइनाइट सेट लिख देंगे। कहता आ सिंबल दिस रिप्रेजेंट डैश सेट, ये वाला सिंबल अभी मैंने बताया कि एक सर्कल लगा के ऐसे डैश लगा देना, इसको एम्प्टी सेट कहते हैं, या फिर नल सेट कहते हैं। एम्प्टी या फिर नल सेट कहेंगे, ठीक है। दोनों नाम होते हैं। दी नंबर ऑफ एलिमेंट इन आ सेट इज़ कॉल्ड आ डैश, मतलब वो कहता है जो नंबर होते हैं एलिमेंट्स के, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी थी 1 2 3, इसकी जो तादाद होती है ना, वो आप बता दें 1 2 3, तो इसको कोऑर्डिनेट जो है कोऑर्डिनल, हमने अभी पढ़ा कि इसको कोऑर्डिनल सेट कहते हैं, ठीक है। आगे है दी यूनिवर्सल सेट फॉर A एंड B। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल मतलब कायनात, यानी खैर इसमें ये मैंने नहीं हम लेंगे, लेकिन ले भी सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो सबका समझ ले बाप होता है, बाप समझ ले। यानी अगर कहीं पे यूनिवर्सल सेट यू का सेट लिखा हुआ है ना 1 2 3 4 5, वो, और उसके अलावा A B C, जैसे A सेट लिखा, B सेट लिखा, C भी लिखा हुआ है, चाहे जितने मर्जी सेट लिखे हुए हैं, जिधर यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है ना वो सबसे बड़ा सेट होता है, बाकी सारे इस सेट से छोटे होते हैं, ठीक हो गया। अब ये कह रहा है कि ये A और B का यूनिवर्सल सेट क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके बताऊँ ना, यूनिवर्सल सेट में क्या होगा कि सारे नंबर इसके और इसके सारे नंबर इसमें मौजूद होते हैं, 1 2 3 4 5 6,
ये सारे के सारे नंबर यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। ये इसके भी इसके अलावा अगर 2-3 और सेट भी होते तो वो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा होते। बाकी ये इसके सारे सब सेट होते हैं, छोटे सेट होते हैं इससे, ठीक है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस खाली जगह में जो हम सेट लिखेंगे, इधर यू लिख के ना, यही जो मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मेरे पास जवाब आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन 2 में हमारे पास है, कहता स्टेट ऑफ दी ट्रू एंड फॉल्स। हमने ट्रू बताना है और फॉल्स बताने हैं, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो इसमें पहला सेट है वो पी लिख रहा है 1 2 3, इधर डॉट का मतलब होता है कि इसमें 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 8 9 और 10 तक नंबर है, ठीक है। इज़ रिटन एज 1 2 3 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, पहली बात है कि सेट बिल्डर फॉर्म का आपको पता होना चाहिए। वैसे ये सवाल एक्सरसाइज में भी 1A का है, ठीक है। हमने 3 तरह की फॉर्म्स पढ़ी, सेट बिल्डर, सेट डिस्क्रिप्टिव और सेट टेबुलर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए सिंबल्स का आना बहुत ज़रूरी है। एक्स सच दैट एक्स, ये वाली स्टेटमेंट लिखना, फिर आगे सेट बनाना, वो चीज़ होती है। इसमें ये वाली जो डायरेक्ट, यानी कि ये तो टेबुलर फॉर्म की फॉर्म है, ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म है। तो इसका मतलब है कि ये बात गलत कर रहा है, कहता है सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म है, तो ये गलत है, ठीक है। इधर आप जो है इसके आंस में क्या लिखेंगे, फॉल्स, ठीक हो गया, यानी ये सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है। आ सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन आ स्कूल इज़ आ फाइनाइट सेट। वो कहता है आपके स्कूल के तमाम बच्चे जो होते हैं वो फाइनाइट सेट के साथ बिलोंग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे स्कूल में चाहे 1000 बच्चा भी है तो वो काउंटेबल है, गिनती में आ सकते हैं, यानी वो नंबर जो गिनती कर सकते हैं, आप काउंटेबल हो, उसको कहते हैं फाइनाइट सेट। तो इसका मतलब है कि यस, ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। आप नीचे ट्रू लिख देंगे। अ सेट ऑफ ऑल कंट्रीज़ अ वर्ड इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। अब वेल डिफाइंड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वो सेट होते हैं जिसको आप आसानी से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंशियल ऑफ पाकिस्तान, इस तरह से इजीली आप उसको डिफ़ाइन कर सकते होते हैं, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए का नंबर ऑफ़ स्टार्स, तो वो वेल डिफ़ाइन नहीं होगा, क्योंकि आप उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो अब ये कह रहा है कि ऑल दी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, चाहे जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसको आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, बल्कि इसके नक्शे के ऊपर है, सारा कुछ वो चीज़ें हैं। इसका मतलब है कि ये वो कह रहा है कि ये वेल डिफ़ाइन नहीं है, ये वेल डिफ़ाइन है, इसने ये गलत स्टेटमेंट गलत लिखी है। इसका मतलब है, इसको मैं बताऊंगा कि भैया आप गलत कह रहे हैं। अच्छा, द सिंबल दिस डिनोट आ सेट, ये वाला जो कहता है कि ये जो ई लिखा हुआ है ये सेट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब है बिलोंग टू, ये रिलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। रिलेशन, किसी के साथ रिलेशन, ताल्लुक़ बताता है, बिलोंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था। इसका मतलब है ये भी स्टेटमेंट ये गलत कह रहा है। आगे, आर बिलोंग टू ए बी सी, वो कहता है ए जो है इस वाले सेट के साथ बिलोंग करता है, इस वाले सेट के साथ रिलेशन रखता है, ताल्लुक़ है, तो वाकई है। ये देखें ए इधर मौजूद है ना, तो वो कहता है ए इसमें मौजूद है, हमसे ये कह रहा है। इसका मतलब कि ये सही कह रहा है, तो इसके सामने आप लिख दें इधर ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब वो यहाँ पे कह रहा है सी नॉट बिलोंग टू, डैश का मतलब है नॉट बिलोंग टू ए बी सी, तो ये तो इसमें मौजूद है, लेकिन ये कह रहा नहीं है, तो ये गलत कह रहा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई। ओके जी। इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहता मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताना है, इसके सामने जस्ट हमने वो लिखना है फाइनाइट या इनफाइनाइट लिखना है। कहता सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान में सिटीज़ का अगर सेट बनाया जाए शहरों का, तो वो क्या होगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट? फाइनाइट होगा, यहाँ से बात है, यानी कि जितने भी हमारे शहर में, हमारे मुल्क में शहर हैं, तो वो
हम उसको काउंटेबल कर सकते हैं, गिनती में लेके आ सकते हैं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, फाइनाइट। ओके, आगे सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर। यूनिवर्सिटीज़ लाहौर में हो या पाकिस्तान में हो, वो भी जो है फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि उसको काउंटेबल है, वो गिनती कर सकते हैं उसकी। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर जो है वो हमने ये सेट के बारे में पढ़ा हुआ है, नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे सेट जो है हमने पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है सेट ऑफ अ होल नंबर। होल नंबर ऐसा सेट होता है जो 0 से शुरू होता है, 1 2 3 ऐसे सो ऑन कंटिन्यू चलता जाता है। अब इसने सिर्फ ये लिखा है सेट ऑफ अ होल नंबर, इसने कोई लिमिट नहीं बताई कि भाई ये लेस देन 100 है या लेस देन 2000 है, या जो भी उसने कुछ नहीं बताया, जस्ट उसने कहा सेट ऑफ अ होल नंबर। इसका मतलब है वो मुझे नहीं पता कि वो सेट कहाँ पे जाके स्टॉप हो रहा है, तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, लामहदूद सेट होगा, चलता जाएगा। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब वो कह रहा है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स भी हो तो वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा ना। सेट ऑफ वो कौन से महदूद होते हैं, वो भी चलते जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स चाहे हो या पॉजिटिव हो, क्योंकि इसने लिमिट, हमें लिमिटेड कोई बात नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये भी चलते जाएंगे, चाहे -100,000 भी आ जाएगा तो चलता जा रहा है ना वो आगे, तो इसलिए इनफाइनाइट सेट जो है इसको कहेंगे। आगे सेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट। अब ये एग्जांपल है फाइनाइट्स इनफाइनाइट सेट की। उसकी वजह क्या है, क्योंकि एक ये लाइन है, लाइन सेगमेंट का है ना, ये सीधी लाइन है, इसके ऊपर पॉइंट जो है वो कितने बन सकते हैं हमें पता नहीं है। ये चलते जाएंगे कितने के पॉइंट हम बना सकते हैं, और लामहदूद पॉइंट बना सकते हैं जिसको गिनती नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको भी हम कहेंगे कि इनफाइनाइट सेट है ये। अच्छा जी, सेट ऑफ अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स जो होते हैं वो कितने महदूद होते हैं, 5 तो होते हैं, AEIOU 5 तो होते हैं। इसका मतलब है कि ये फाइनाइट सेट होगा। ठीक हो गया, तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब इसमें एम्प्टी सेट बताने हैं हमने इस सेट में, तो सेट ऑफ अ होल नंबर बिटवीन 9 एंड 10। अब वो कहता है होल नंबर बताएं जो 9 और 10 के दरमियान में आते हैं। मैंने अभी बताया होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, तो 100 ऑन आगे कंटिन्यू गिनती चलती जाती है तरतीब के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी चलती जाती है। होल नंबर ये शुरू स्टार्टिंग पॉइंट 0 से है। होल नंबर का मतलब है मुकम्मल अदाद का सेट। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे कहता है 9 के बाद 10 ही आता है, लेकिन इसने ना इधर ये बताया, कहता बिटवीन में, इसके 9 और 10 के बिटवीन में क्या नंबर आता है, तो अब इसके बिटवीन में तो कोई होल नंबर है ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पे हम एक वो सेट बना लेते हैं, A = इस तरह से ये खाली सेट होगा, क्योंकि इसके दरमियान में 9 और 10 के दरमियान में कोई नंबर नहीं आता, तो ये हमारे पास जो है वो एम्प्टी सेट होगा। आगे सेट ऑफ अ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। वो कहता है कि एक वो कौन से लोग जो थे वो मार्स पर 1994 से पहले गए थे। ठीक है, लैंड किया था उन्होंने, तो कोई भी नहीं था 1994 से पहले, कोई नहीं शख्स गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरह से खाली सेट बनेगा, तो ये मेरा जो है एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन 4 एंड 10। अब इंटीजर नंबर होते हैं, 4 और 5 के दरमियान में नंबर आता है, 4 5 6 आता है, यानी 5 आता है। तो इसमें अगर मैं सेट बनाऊँ ना, तो ये नंबर इसमें एक मौजूद होता है, चाहे एक मौजूद आ गया ना, खाली सेट का मतलब खाली सेट होना चाहिए। इधर लिखे नॉट एम्प्टी सेट। ठीक है, क्योंकि इसमें एक डिजिट आ गया है। सेट ऑफ अ इवन प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का पहले बात है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स जो खुद के टेबल में पढ़े जाते हैं। ठीक है, मतलब या फिर इसका जो है एक फैक्टर बनता हो, जैसे कि मैं इधर 2 लिखूँ ना, 2 इसके कितने फैक्टर बनते हैं, एक ही फैक्टर बनता है 2 का। 3 लिखूँ, 3 का भी एक फैक्टर बनता है,
3 का, ठीक है, यानी और खुद के टेबल में पढ़े जाते हैं। यानी सिंपल एग्जांपल ये है कि वो नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में पढ़े जाएं, जैसे कि 4 अगर आ जाए ना, अब 4 जो है वो किस किस के टेबल में पढ़ा जा रहा है, 2 के टेबल में भी पढ़ा जा रहा है और खुद के टेबल में भी। लेकिन शर्त ये है, जैसे मैं 5 लिखता हूँ, अब 5 ना ही 2 के टेबल में है, ना 3 के टेबल में है, ना 4 के टेबल में है, लेकिन खुद के टेबल में है, तो दिस इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इन सेट में इवन नंबर है, प्राइम नंबर के सेटों में इवन नंबर बिल्कुल है। ये जो 2 है ये इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से सेट होते हैं, जो 2 के टेबल में पढ़े जाते हों, इवन नंबर होते हैं, ठीक है। ताक जुफ्त हमने ये पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये इवन नंबर इसमें मौजूद है। 2 जो है ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो ये नॉट एम्प्टी सेट होगा। आगे, सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 1000। अब 1000 से बड़ा 3 डिजिट, ये कितने डिजिट है, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट नंबर है। लेकिन वो ये कह रहा है कि सेट ऑफ अ 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 1000, 1000 से बड़ा जो है वो 3 डिजिट में 3 डिजिट वाला नंबर है, जो हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर है 1999, इधर आके ख़त्म हो जाते हैं। हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर है वो इधर आके ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद अगर फ़ौरन से हम कोई नंबर लिखते हैं ना, वो 1000 लिखते हैं, फ़ौरन से 4 डिजिट नंबर हो जाता है। इसके नेक्स्ट में बड़ा नंबर जो है ना 1000 से 1001 होगा, 1001 होगा। लेकिन ये कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब है 3 डिजिट कोई नंबर नहीं बनता। हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर ये है, इसके बाद ये 4 डिजिट हो जाते हैं। इसका मतलब है ए में जो है वो कोई नंबर नहीं आएगा, तो ये एम्प्टी सेट होगा। आगे है सेट ऑफ पॉइंट्स इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइन। नॉन पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है कि ऐसे सीधी 2 लाइनें जा रही हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ट्रेन की पटरी होती है, ये पैरेलल लाइन। नॉन पैरेलल का मतलब है एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट इसमें बन रहा है, इसका मतलब है एक पॉइंट तो बन रहा है ना, तो ये भी नॉट एम्प्टी सेट होगा, नॉट एम्प्टी सेट होगा। इंटरसेक्शन जब हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगी एक दूसरे से ना ये, तो इसका मतलब नॉट एम्प्टी सेट होगा, ठीक हो गया। आगे जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, याद रखिएगा कि इसमें हमारी जो न्यू सिलेबस के मुताबिक बुक आई है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है ना। तो इसमें स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्योंकि मैं पुरानी बुक को देखा है, उसमें ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 है और 5 वाले क्वेश्चन में कोई और क्वेश्चन था, ठीक है ना, पुरानी बुक में। अब ये जो है 6 न्यू बुक है, सिलेबस चेंज हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने यानी आपको करवाना है। इन ईच ऑफ द सेट आइडेंटिफाई द राइट द एलिमेंट विच डज नॉट बिलोंग टू सेट। कहता है इन सेट के अंदर ऐसे नंबर होंगे, ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि इस सेट के साथ बिलोंग नहीं करते होंगे। जैसे कि देखें A B C आगे 3 लिखा हुआ है, 3 इस पूरे सेट के साथ बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। अगर ABC है तो सारी की सारी जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट ही होने चाहिए, ठीक है। अगर काउंटिंग है तो उसमें काउंटिंग होनी चाहिए। अगर एक सीक्वेंस है तो एक सीक्वेंस होनी चाहिए। आगे कहता है री राइट अ न्यू सेट यूजिंग सेट नोटेशन। वो कहता है फिर री राइट करेंगे आप एक नया सेट, अगर वो नंबर कोई बिलोंग ना करता होगा तो इसको मैं आपके सामने यहाँ पे सोल्व करके बताता हूँ। देखें, इधर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है क्योंकि पुरानी बुक पे 6 था, न्यू बुक पे 6 वाला क्वेश्चन नहीं है। न्यू बुक पे जो है वो क्वेश्चन नंबर ये 5 है, ठीक है, 6 वाला तो है ही नहीं है इसमें। अच्छा जी, वो कहता है A B C आगे 3 लिखा हुआ है, 3 नंबर है जो इसके साथ बिलोंग नहीं करता। एक नया सेट बनाना है तो सॉल्यूशन में आप कैसे लिखेंगे, यही वाला सेट लिखेंगे। देखें A B C D और E, ये सेट लिख के 3 इसमें से ख़त्म करके इसके सामने लिख देंगे अलग से, ठीक है, क्योंकि इसके साथ बिलोंग नहीं करता। उसने कहा एक नया री राइट अ न्यू सेट, तो ये नया एक सेट बन गया और जो नंबर इसके साथ बिलोंग नहीं करता उसको निकाल के सामने लिख देना है। जस्ट इतना काम आपने करना है। अब दूसरा पार्ट देखें, कहता यहाँ पे 3 है, 3 5
6 7 9। अब इस सेट के अंदर गौर करें कि इसमें सारे नंबर जो है इस 6 के अलावा ओड नंबर है, ठीक है। ओड नंबर में क्या होता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 13, ऐसे सोन कंटिन्यू चलते जाते हैं ओड नंबर। अब इसमें 6 एक ऐसा नंबर है जो इवन है। इसका मतलब है कि इसके सोल्यूशन में मैं क्या लिखूँगा, t = ये सेट लिखूँगा 3, 5, 7 और 9, और ये 6 जो है इसको निकाल के इसके सामने अलग से लिख दूंगा मैं, तो ये मेरा जवाब आ गया। इस तरह से आपने काम करना है, बड़े आसान क्वेश्चन है। x = कहता 4, 9, 25, 35, 45। अब इधर अगर आप लोग गौर करें ना, तो ये क्या चीज़ यहाँ पे क्या चीज़ बता रहा है कि ये देखें 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर अगर हो ना तो वो होता है 4। ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर, एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस तरतीब है, यानी जो चलती जा रही है। 3 का स्क्वायर 9 है, ये देखें 9 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर 25, ये 25 हो गया, फिर लिखा ये 35, और 35 की जगह पे उसको लिखना चाहिए था 6 का स्क्वायर, तो 36 होता। अगर आप इसकी तरतीब चेक करें, यहाँ तो 35 है, 35 किसी का स्क्वायर नहीं है। इसके आगे फ़ौरन से आगे वाला देखें, ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसका मतलब है सिर्फ एक ये नंबर है जो इस सेट के साथ बिलोंग नहीं करता। तो क्या करेंगे, सोल्यूशन x = 4, 9, 25 और 49 ये लिखूँगा, और 35 अलग से साइड पे लिख दूँगा, ये इसके साथ ताल्लुक़ नहीं रखता है। आगे y ये है 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23। अब ये नंबर अगर आप गौर से देखें तो ये नंबर कौन से नंबर हैं, अगर देखा जाए 13, 17, 9, ये वो नंबर है जो प्राइम नंबर है। अब इन सेट के लिए आप लोगों को ये सारे सेट याद करने पड़ेंगे, प्राइम नंबर का सेट, इवन नंबर का सेट, कंपोजिट, ये सारे आपने सेट याद करने हैं, ठीक हो गया। तो इसमें देखें 2 प्राइम नंबर है, 3, 5, 7 प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो खुद के टेबल में होते हैं, जो खुद के टेबल में पढ़े जाते हैं उसको प्राइम नंबर कहते हैं। 5, 7, अब ये देखें इसमें ये 9 आ गया। 9 एक ऐसा नंबर है जो खुद के टेबल में नहीं पढ़ा जाता, ये 3 के टेबल में पढ़ा जाता है। 9 जो है 3 3 9 होता है, फिर इसके बाद खुद के टेबल पढ़ा है। इसका मतलब 2 टेबल में पढ़ा गया ना, तो इस सेट के साथ जो बिलोंग नहीं करता वो एक ही नंबर है जो 9 है। 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, और 9 को उठा के बाहर लिख दें, ये इसके साथ नहीं बिलोंग करता। आगे लिखा हुआ है कराची, लाहौर, सिंध, इस्लामाबाद, कोयटा। अब अगर इसमें आप लोग देखें कि इसमें क्या पंगा है, r = अब कराची, लाहौर ये शहरों के नाम है पाकिस्तान के, ठीक है, इस्लामाबाद, कोयटा। अब ये सिंध जो है ये सूबा सिंध है, ठीक है, ये सूबा है, शहर नहीं है, ये सूबा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कराची भी आएगा, क्योंकि सिटी के नाम आ रहे हैं, तो ये भी क्यों ना कोई यहाँ इधर सियालकोट लिखा होता, ठीक है ना, फिर ठीक था। इस्लामाबाद, ठीक है, इसके बाद है कोयटा। ये सारे सेट लिख के आगे कोमा डाल के ये जो सिंध है ये आप अलग से ऐसे जो है वो लिख देंगे, यहाँ आगे जगह नहीं है तो आप अलग से ऐसे लिख देंगे। इस तरह से हमारा मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसमें देखें ये इसका क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 5 है ना, ये भी न्यू बुक के मुताबिक नहीं है। न्यू बुक में हमारे पास बल्कि है इसमें, ठीक है, न्यू बुक में और 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट भी, इसका 6 वाला पार्ट भी है, ठीक है ना, तो ये भी हम कर लेते हैं। वो कहता है एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ओनियन और गोवा और मेलन। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो ये फ्रूट के नाम जो है वो हमें कह रहा है, फ्रूट के नाम ऑरेंज है, बनाना है। अब इसमें एक ओनियन आ गया जिसको प्याज आ गया, यानी ये तो सब्ज़ी का हिस्सा होता है ना, ये फ्रूट का हिस्सा तो नहीं ना होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो ये सेट बनेगा वो एप्पल, ऑरेंज, बनाना और
गोवा, इसके अलावा मेलन, और ये इधर तक सेट लिख दिया हमने। और अलग से ये जो ओनियन है वो अलग से आप लिख दें, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो 5 है वो कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।